गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुष्पीय पादप संरचना, परिवर्धन और जनन। पुष्पीय पादपों की संरचना, उसमें परिवर्धन और उसमें जनन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप होते क्या हैं? पुष्पीय पादप ऐसे पादप होते हैं जिसमें पुष्प बनता हो, पुष्पीय पादप कहलाते हैं। पादप इसके अलावा अपुष्पी भी होते हैं, अपुष्पी पादप भी होते हैं और पुष्पी पादप भी होते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था पादपों के प्रकार के बारे में। कौन कौन से प्रकार थे पादप के? पादप को हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा था, जिसमें एक अपुष्पीय पादप और एक पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप। अब इसमें जो अपुष्पीय पादप होते हैं, अपुष्पीय पादप, उसमें थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है और टेरिडोफाइटा होता है। जो अपुष्पीय पादप होते हैं वो कम विकसित होते हैं, जबकि जो पुष्पीय पादप होते हैं वो सबसे सक्षम और सबसे विकसित पादप होते हैं। पुष्पीय पादपों में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं, क्योंकि इन पौधों में बीज का निर्माण होता है। क्योंकि जो भी पुष्पीय पादप होगा उसमें सर्वप्रथम बीज का निर्माण होगा। हम आगे बात करते हैं इन पुष्पीय पादप की संरचना के बारे में। क्या होते हैं पुष्पीय पादप, किस प्रकार की इनकी संरचना होती है? ऐसे पादप जिनमें जनन के दौरान पुष्प उत्पन्न होता है, यानी कि जिन पादपों में पुष्प बनता हो उन्हें ही हम पुष्पीय पादप कहते हैं। और इन पुष्प के अंदर ही विभिन्न प्रकार के जनन अंग होते हैं। जनन अंग जैसे कि पुंकेसर, स्त्री केसर, ये क्या होते हैं? पुष्पों के जनन अंग होते हैं जो लैंगिक जनन द्वारा बीज का निर्माण करते हैं। और ये बीज होते हैं वो आवर्त बीजी पादप में बीज फल के भीतर उत्पन्न होते हैं, और अनावर्त जो बीजी पादप होते हैं उनमें जो नग्न होते हैं या खुले प्रकार के बीज होते हैं। अब ये जो बीज होते हैं, इस बीज से ही एक फल बनता है। और वो किस प्रकार से बनता है, एक पूरी पादप की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की बनती है, हम देखते हैं। सर्वप्रथम बीज में क्या होता है, बीज की चोल फटती है। बीज की चोल फटने से बीज दो भागों में विभाजित होता है। प्रथम भाग मूलांकुर का होता है और एक दूसरा भाग जो होता है वो परांकुर का होता है। ये मूलांकुर क्या करता है? मूलांकुर वृद्धि करके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मूल का निर्माण करता है, जिन्हें हम मूसला मूल तंत्र के नाम से जानते हैं। मूसला मूल तंत्र। परांकुर क्या करता है? परांकुर ये प्रोतंत्र होता है पादप का, जो क्या करता है, पादप के विभिन्न भाग जैसे तना, बड, कलिकाएं, जिनको हम कलिकाएं बोलते हैं, पुष्प, फल आदि का निर्माण करता है। ये होता है परांकुर भाग। जब ये पादप दो भागों में बढ़ते हैं तो देखो ये किस प्रकार से
एक पूरे पुष्प की संरचना का निर्माण करता है। हम देखते हैं किस प्रकार ये एक पुष्प की संरचना का निर्माण करता है। हाँ, इस प्रकार ये पादप मुख्यतः दो भागों में डिवाइड होता है। जो नीचे वाला भाग होता है, जो हमने पहले यहाँ देखा था, मूलांकुर वाला भाग, मूलांकुर वाला भाग क्या करता है, नीचे वृद्धि करता है। मूलांकुर वाला भाग नीचे वृद्धि करता है। इसमें सर्वप्रथम जो भाग होता है ये मेन रूट होती है, जो मुख के जड़ होती है। इस मेन रूट से उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी मूल्स और बनती है। इस प्रकार एक पूरा मूल तंत्र का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में ये ऊपर वाला भाग, जिनको हम वायवीय भाग बोलते हैं, इसमें निम्न भाग निर्मित होते हैं, जिनमें पर्ण, पत्तियों का निर्माण होता है। पत्तियों के बाद में इनमें बहुत सारी शाखाएं, जिनको बोलते हैं ब्रांचेस, ब्रांच बनती है। ब्रांच के साथ साथ में इनमें कक्षत कलिकाएँ भी बनती है। ये कलिकाएँ बनती हैं। कलिकाएँ के साथ में ये पादप जी पॉइंट मीन्स वृद्धि बिंदु इसमें होता है। उसके बाद पादप में पुष्प कलिकाएँ होती है, पुष्प कलिकाएँ होती है, और इसके अंदर ब्रांच भी होती है। इस प्रकार ये पूरा पादप संरचना एक निर्मित होता है। अब जब ये पादप निर्मित होता है, जब ये पादप पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है या पूर्ण रूप से निर्मित हो जाता है, तब ये कायिक प्रवस्था की ओर परिवर्तित हो जाता है। मीन्स जब पादप पूर्ण विकसित पादप बनता है तो ये एक कायिक प्रवस्था को निरूपित करता है। ये कायिक प्रवस्था भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग पादपों में ये कायिक प्रवस्था अलग अलग हो सकती है। जैसे हम 1 वर्षीय पादप की बात करें, 1 वर्षीय पादप में ये कुछ सप्ताह या कुछ दिनों के लिए होती है, जबकि वृक्षों या बड़े पादपों में ये काफ़ी लंबी होती है। इस अवस्था में पादप कायिक वृद्धि होकर जनन प्रवस्था में प्रवेश की तैयारी करते हैं। मतलब जब पादप कायिक प्रवस्था को पूर्ण कर लेता है, तब ये जनन प्रवस्था की ओर प्रवेश कर जाता है। जनन प्रवस्था जो होती है वो पादपों के लिए अति आवश्यक हो। अब हम बात करेंगे जनन प्रवस्था की। जनन प्रवस्था जो पादपों के लिए अति आवश्यक होती है, जब कायिक प्रवस्था पूर्ण हो जाती है तब पादप में कई कार्य के परिवर्तन होते हैं। मतलब जब कायिक प्रवस्था पूर्ण होती है तो हमें पादपों में से कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रकाश अवधि, हार्मोन्स उत्पत्ति, तापक्रम आदि से ये प्रभावित होते हैं, जो इनके कार्य की परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इस परिवर्तन के द्वारा ही पादप जनन प्रवस्था में प्रवेश करता है। यानी कि जो हमें कार्य के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसी के माध्यम से पादप जनन प्रवस्था में प्रवेश करता है, और जनन प्रवस्था में प्रवेश कर इसमें पुष्प धारण करने की क्षमता होती है। यानी कि पादप पुष्प धारण करता है, और इस परिवर्तन में ही पुष्पक्रम और पुष्पों का निर्माण होता है। अब इन पुष्पों में क्या होता है? इन पुष्पों में 2 भाग होते हैं, नर जन्नांग और मादा जन्नांग। नर जन्नांग जो होता है वो पुमंग होता है, और मादा जन्नांग जो होता है वो जयांग होता है, जो लैंगिक जनन हेतु आवश्यक युग्मक बनाते हैं। अब ये आवश्यक युग्मक क्या होते हैं? आवश्यक युग्मक ये हम जानेंगे लैंगिक जनन में, जिसमें लैंगिक जनन होता है। अब आवश्यक युग्मक में जो लैंगिक जनन होता है, वो जो नर जन्नांग होता है, नर जन्नांग
पुंकेसर बनाता है, और मादा जननांग जो होता है मादा जननांग अंडक का निर्माण करता है। अब ये पुंकेसर जो होते हैं, इन पुंकेसरों के अंदर, यानी कि पुंकेसर इस प्रकार के होते हैं, पुष्प में हमें ऐसे भाग देखने को मिलते हैं जो ये पुंकेसर, इनको बोलते हैं पुंकेसर। अब इन पुंकेसर में ये होते हैं परागकोश। क्या होते हैं? परागकोश। ये वाला भाग ये होता है परागकोश। अब इस परागकोश के अंदर बहुत सारे परागकण होते हैं। अब जब परागकोश की भित्ति फटती है तब इसमें से बहुत सारे परागकण बाहर निकलते हैं। परागकोश से बहुत सारे परागकण बाहर निकलते हैं। अब ये परागकण मादा भाग तक किस प्रकार पहुंचते हैं? या तो फिर ये किसी वायु के द्वारा या फिर किसी कीटों के द्वारा, कीटों से चिपक कर जो मादा भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। मादा भाग के वर्तिकाग्र पहुंचता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ये कुछ समय तक शुष्क अवस्था में पड़ा रहता है और ये परागकण अंकुरित होकर एक पराग नली बनाता है। अब मादा भाग में अंदर की ओर अंडप होता है। यानी कि हमने बताया है जो पुंकेसर होता है उसमें परागकण होता है जो नर भाग होता है, और मादा जो भाग होता है उसमें एक अंडप होते हैं। यानी दो युग्मक बनते हैं, एक परागकण बनता है, दूसरा अंडप बनता है। अब ये परागकण अंकुरित होकर पराग नली की सहायता से, यानी कि यहाँ पराग नली बनती है, पराग नली की सहायता से प्रवेश कर ये संयोजित हो जाता है और एक द्विगुणित संरचना का निर्माण हो जाता है। द्विगुणित संरचना का निर्माण होगा तो अब इसमें एक भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के साथ साथ इसमें एक भ्रूणपोष भी बनता है। भ्रूणपोष भी बनता है। जब ये ये परागकण पराग नलिका से होते हुए अंडक तक पहुंचता है तो यहाँ एक निषेचन की क्रिया, जिनको बोलते हैं हम निषेचन की क्रिया यहाँ संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया संपन्न होने से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के निर्माण के साथ साथ इसमें भ्रूणपोष का भी निर्माण होता है। अब भ्रूणपोष के निर्माण के साथ साथ इनमें एक पूर्ण बीज का निर्माण होता है और इस बीज के द्वारा फल का निर्माण होता है। इस प्रकार एक पुष्पीय पादप की संरचना निर्मित होती है। वापस बीज से वापस क्या बनेगा? बीज से वापस ये दो प्रक्रियाएं बनेगी। जो बीज हमने पहले बताया है ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बीज से दो भाग बनेंगे, मूलांकुर और परांकुर, और इस प्रकार ये एक पादप संरचना का निर्माण होता है। ये हमने पादप संरचना के अध्ययन के बारे में जाना। थैंक यू।